रिलेटेड टू सर्कल में हम सर्कल से रिलेटेड सेगमेंट और उसके सेक्टर का एरिया निकालना सीखते हैं। हेलो बच्चों, मैं हूं पवन गुप्ता। आज आपके लिए लेकर आया हूं क्लास 10th का चैप्टर नंबर 11, जिसमें हम देखेंगे कि वृत्तों से संबंधित जो भी एरियाज निकलते हैं, जैसे सेक्टर के, सेगमेंट की लेंथ कितनी होती है, वो मैं आज आप लोगों को निकालना सिखाऊंगा और उसके फॉर्मूले कैसे बनते हैं वो भी मैं एक एक करके आपको बताऊंगा और समझाऊंगा कि ये फॉर्मूला बना कैसे है। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोग समझो, जो बचपन से ही पढ़ते आ रहे हो कि वृत्त वृत्त क्या होता है। तो वृत्त की एक सिंपल परिभाषा है बच्चे कि किसी भी सेंटर से, मान लो कोई एक सेंटर है, उससे आप किसी भी दिशा में जाएं, किसी भी दिशा में बराबर दूरी पर जाएंगे और फिर आप उसको एक फिगर का रूप देंगे, तो जो फिगर बनेगा आपका, उसी को हम क्या बोल देते हैं, वृत्त। क्योंकि सेंटर से आप देखोगे तो किसी भी दूरी पे जाओगे, मतलब कि अगर आपने 10 सेंटीमीटर लिया है या 12 या 15 जो भी लिया हो, आप उसके 8 दिशाओं में किसी भी स्थान पे जाओगे तो देखोगे और फिर उनको आप जब एक रूप दोगे किसका, आकृति का, तो वही एक वृत्त बन जाता है। याद रखना, वृत्त का कोई भी बेस नहीं होता, क्योंकि आप उसको देखोगे किसी भी साइड से तो वो हर स्थान से बिल्कुल कर्व रहेगा, है ना। तो उसका कोई अपना खुद का एक बेस नहीं होता। जैसे कि आप लोग ये बनाते हो, शंकु बनाते हो या फिर कोई सिलेंड्रिकल फिगर बनाते हो, तो उसमें आप लोग देखते होगे कि उसका एक बेस दिखता है आपको, है ना। जैसे ये देखो, ये शंकु में भी एक दिख रहा है आपको, ठीक। लेकिन आप देखोगे सर्कल में, मतलब वृत्त में, आपको कोई भी ऐसा उसका बेस नहीं दिखेगा। आप उसको कैसे भी घुमा के रख दो, वो सेम का सेम जैसे का वैसे ही होता है। हर स्थान से वो कैसा है, कर्व है। जबकि जो हमारा सिलेंडर है, शंकु है, वो हर स्थान से कर्व नहीं है। उसका कुछ पार्ट कर्व होता है, कुछ पार्ट स्ट्रेट और कुछ पार्ट बिल्कुल फ्लैट होता है, ठीक है। तो इसलिए वृत्त में क्या होता है, हमारा एरिया और इसका सरकमफेरेंस। सरकमफेरेंस समझते होगे, परिमाप। आप किसी भी स्थान से देखोगे, आप किसी भी स्थान से स्टार्ट करोगे उसको निकालना, तो हर स्थान से वो बराबर ही आता है। तो उसी को हम क्या कह देते हैं, वृत्त कह देते हैं। मतलब एक सेंटर और उसमें एक चारों तरफ उसके बराबर दूरी पर होता है, उसी को हम वृत्त कहते हैं। ये तो हो गया आपका वृत्त, ठीक। अब इस वृत्त में समझो कि सेंटर से जो इसकी परिधि है, वहां तक की जो दूरी देखोगे, उसी को हम बोल देते हैं बच्चे त्रिज्या। ये तो आप लोगों को पता ही होगा, उसी को हम बोल देते हैं त्रिज्या, ठीक है। और अगर आपने इसके परिधि के किसी भी स्थान से और सेंटर को छूते हुए दूसरे साइड आप चले जाओगे, मतलब कहने का मतलब है कि आप यहां से स्टार्ट करो या किसी भी स्थान से, आपकी इच्छा है, सेंटर को टच करते हुए, इसके मध्य बिंदु को इसको टच करते हुए दूसरे साइड चले जाओगे और वहां भी आप जाके परिधि पे टच करोगे, तो वो आपका हो जाएगा व्यास। मतलब त्रिज्या से सीधे सीधे डबल। इसलिए हम कह सकते हैं कि जो व्यास है वो त्रिज्या के दुगना है, ठीक है। एक तो ये हो गई परिभाषा। दूसरी भाषा में आप इसको यही कह सकते हो कि जो त्रिज्या है वो व्यास का हाफ है, व्यास का आधा है, ठीक है। तो ये बात आपको पहले से पता थी कि हम त्रिज्या किसको कहते हैं और व्यास किसको कहते हैं, ठीक। उसी प्रकार एक होता है कोड, ठीक, जिसको हम हिंदी में बोल देते हैं जीवा। इसको बोल देते हैं हम जीवा। त्रिज्या तो आपका यहां से यहां तक था, ठीक है, तो उसी को हम बोल देते हैं जीवा। तो जीवा हर उस लाइन को बोलोगे जो सेंटर को टच ना करे, ठीक, जो सेंटर को टच ना करे और आपकी परिधि के एक साइड से दूसरी साइड चले जाए, उसको आप लोग क्या कह दोगे, उसी को आप लोग कहोगे जीवा। बस शर्त ये है कि वो सेंटर को ना छुए, क्योंकि जैसे ही वो सेंटर को छूते हुए अगर जाएगी दूसरे साइड पे, तो उसको हम व्यास नाम दे देते हैं। इसलिए इसी तीन जो रेखाएं आप देख रहे हो, जिसका नाम अलग अलग है, त्रिज्या, व्यास और जीवा, तो इन्हीं से फिर हमारा एक सेक्टर बन जाता है, एक सेगमेंट बन जाता है, जिसको हम त्रिज्या खंड या वृत्त खंड भी कहते हैं, ठीक। तो इस पार्ट में हम जो देखेंगे ना, इसी पे आधारित हमारे प्रश्न बनते हैं, ठीक। किस पे, त्रिज्या खंड और वृत्त खंड पे। उसी से रिलेटेड हमें एरिया भी निकालना है, जैसा हमारे पार्ट का भी नाम है। तो ये चीज तो आप लोग बचपन से पढ़ रहे हो, ठीक। फिर भी मैंने एक बार आपको क्विक रिवीजन करा दिया, ठीक। ये 3 नाम आएंगे बार बार, इसलिए आप लोगों को पता होना चाहिए, है ना। और जैसा हमारा पार्ट का नाम है कि वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल, तो कहने का मतलब कि कोई एक वृत्त होगा, उसका एक सेंटर होगा, ठीक। एक वृत्त होगा, उसका एक सेंटर होगा, तो इससे रिलेटेड जो भी क्षेत्रफल होता है, एक तो होता है क्या,
कि हम इस पूरे वृत्त का एरिया निकाल रहे हैं, जो आप लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हो 6, 7, 8, 9, है ना, क्या पाई आर स्क्वायर। आर क्या है बच्चे, तो आपकी त्रिज्या है, उसी को हम उसका स्क्वायर करेंगे। और पाई, पाई का मान आपको पता है 22/7, या फिर जब 22 को आप 7 से भाग दोगे तो 3.14। वो 1/4 असल में होता क्या है बच्चे, 1/4 करेक्ट वैल्यू तो नहीं होती 3.14, लेकिन फिर भी हम उसका उपयोग करते हैं क्योंकि दशमलव के बाद दो संख्याओं को हम ले लेते हैं, है ना। लेकिन स्टैंडर्ड हम यही वाला माना जाता है 22/7, ठीक है। तो ये तो आप लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हो। अब लेकिन इस पार्ट में जो आपको पढ़ना है और कक्षा 10 में जो पढ़ना है वो पढ़ना है वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल का मतलब कि इसका एक खंड दे दिया जाएगा ऐसे, ठीक, इसका एक खंड, और आपसे पूछ लिया जाएगा बच्चे कि इसका एरिया बता दो। तो आप लोग देखोगे कि जो मैंने खंड बनाया है, इस खंड को बनाने के लिए ए और बी लाइन ली है, तो ये क्या है, यही तो हमारी जीवा है, ठीक। तो ये हमें मिल गई जीवा, है ना। तो इसी के, और या तो जीवा का हमें लेंथ दिया होगा, उसकी लंबाई दी होगी या नहीं दी होगी, तो फिर हमें कुछ और हिंट दिया होगा प्रश्न को हल करने के लिए, ठीक है, समझ रहे हो। तो इस पार्ट में हम इसी से रिलेटेड एरिया पढ़ेंगे कि हमारा एक वृत्त है, उसका एक खंड होगा, वो कैसा भी हो सकता है, वो ऐसा भी हो सकता है, ठीक, जिसको हम त्रिज्या खंड बोलते हैं, और एक एंगल दे दिया जाएगा थीटा, और इस वाले सेक्टर का हमसे एरिया पूछ लिया जाएगा, ठीक है, ये पूरे वाले का, है ना। तो इस प्रकार से प्रश्न इसमें बनेंगे। आपको पूरी तरीके से समझ लो कि पूरे एक वृत्त का एरिया निकालने के लिए नहीं आता, इतना ही आता है। या तो किसी कोड मतलब जीवा के आधार पे आपको एरिया निकालने को बोल दिया जाएगा, या फिर कोई एंगल दे दिया जाएगा और आपसे त्रिज्या खंड का एरिया निकालने को बोल दिया जाएगा। इस चैप्टर में 2-3 चीजों का ख्याल रखना। कैलकुलेशन आपकी अच्छी होनी चाहिए, मतलब आपको पहाड़े और स्क्वायर्स जो होते हैं वो याद होने चाहिए, कम से कम 25 तक तो होने चाहिए स्क्वायर, और पहाड़े भी मिनिमम 20 तक आप लोगों को आने चाहिए, क्योंकि कैलकुलेशन इस चैप्टर में बहुत ज्यादा है। क्लास 10th में जो कैलकुलेशन है बच्चे, वो 3 चैप्टर हैं जिसमें बहुत ज्यादा कैलकुलेशन है, जो बच्चों को अक्सर कैलकुलेशन में परेशान भी करते हैं। एक तो ये वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल, है ना, दूसरा क्या, जिसमें हमें सरफेस एरिया और वॉल्यूम वाला, है ना, और तीसरा एक स्टैटिस्टिक्स। ये 3 चैप्टर जो बच्चे हैं इसमें बहुत ज्यादा कैलकुलेशन है, बहुत ज्यादा ही नहीं, कहने का मतलब अगर आप लोग प्रैक्टिस कर लोगे तो आ जाएगा, वो इतना कठिन नहीं है, लेकिन कैलकुलेशन है। इस पूरे आपके 10th क्लास में ये 3 चैप्टर में कैलकुलेशन है, आप लोग प्रैक्टिस करोगे तभी आप लोगों को आएगा, है ना। इसलिए हमें अपनी कैलकुलेशन पे ध्यान देना चाहिए, क्योंकि इन तीनों चैप्टर का वेटेज भी बहुत ज्यादा है बोर्ड में, इसलिए, ठीक है। अब देखो, अब मैं आप लोगों को बताऊंगा कि जीवा के आधार पे आप कैसे किसी सेक्टर का एरिया निकालोगे, या फिर त्रिज्या खंड दिया रहेगा उसका कैसे निकालोगे, उसके क्या फॉर्मूले बनते हैं। कुछ बेसिक फॉर्मूले हैं वो हमें मालूम होना चाहिए, वो मैं सबसे पहले आप लोगों को बताता हूँ, ठीक। तो यहाँ आप लोग जैसे देख रहे हो कि त्रिज्या खंड के क्षेत्रफल, यहाँ आ गया त्रिज्या खंड। तो त्रिज्या तो आप लोगों को पता ही है क्या होती है। त्रिज्या होती है जो सेंटर से एक जाए, जो सीधे परिधि पे एक लाइन जाएगी, है ना, वो हर जगह सेंटर से बराबर ही होती है, उसी को हम त्रिज्या बोलते हैं। और खंड मतलब समझते हो, टुकड़ा, है ना। इस पूरे सर्कल का, इस पूरे वृत्त का एक टुकड़ा, है ना। खंड का मतलब तो यही है कि त्रिज्या खंड मतलब ये 2 त्रिज्या दिया होगा, एक थीटा एंगल, उसी के आधार पे इसका हमें एरिया चाहिए। मतलब ये जो आप ब्लू वाला पार्ट देख रहे हो इसी के एरिया, है ना। तो अब उसका देखो क्या फॉर्मूला बनता है, वो देखो कि कोण वाले त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल क्या होता है। तो आप लोग बचपन से पढ़ते आ रहे होंगे पाई आर स्क्वायर, इस पूरे का एरिया, मतलब इस पूरे वृत्त का जो एरिया होगा वो बच्चे पाई आर स्क्वायर होगा, है ना। ये आप लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हो। बस इसमें एक चीज और ऐड कर लो कि आप लोगों को पता है कि जो कंप्लीट एंगल है वो कितना होता है, 360 होता है, ठीक। कहने का मतलब कि अगर आप मान लो एक ये लाइन दिया है, एक रेखा दी हुई है, इस पूरे का एंगल देखोगे तो कितना है, 360, इसलिए, समझ रहे हो। अब अक्सर बच्चे मेरे से ये पूछते हैं ऑफलाइन में कि सर हम 360 क्यों लिया गया एंगल तो कुछ भी लिया जा सकता था, 360 किसके दिमाग में आया होगा। तो याद रखना, जो 360 डिग्री लिया गया है ना, ये इस बात को ख्याल रखते हुए लिया गया है कि 360 को आप देखोगे तो शुरू के जितने नंबर है, 1 2 3 4 5 6, बस 7 को छोड़कर, है ना, शुरू के जितने नंबर है 7 को छोड़कर सारे संख्याओं से इसका क्या होता है, भाग आसानी से हो जाता है। समझ रहे हो, सारी संख्याओं से, 1 से भी होगा, 2 से भी होगा, 3 से भी होगा, 4 से भी होगा, 5 से भी होगा, 6 से भी होगा, बस 7 से नहीं होगा, ठीक।
7 एक प्राइम नंबर है तो 3 और 5 भी, लेकिन फिर भी उनसे हो जाता है। ठीक, और 8 से भी होगा, 9 से भी होगा, 10 से भी होगा। इसलिए शुरू के जितने 10 संख्याएं हैं उन सबसे ये भाग हो जाता है। इसलिए हमने अपने कंफर्टेबल के लिए ये लिया है। ठीक, जिसे भी गणितज्ञ ने लिया है वो सोच समझ के इसको लिया है, इसलिए 360 लिया गया। हो सकता था वो 420 ले लें, है ना, कुछ और भी ले सकते थे, 720 ले लें, लेकिन ये मिनिमम एक ऐसा नंबर है जो सबसे कैंसिल हो जाता है आसानी से, इसलिए बच्चे ये लिया जाता है। समझ रहे हो? तो ताकि हम इसको मतलब डिवाइड करने में उतनी ज्यादा कठिनाई ना आए, इसलिए 360 को ही कंप्लीट एंगल माना गया है। जिस भी गणितज्ञ ने लिया बहुत ही सोच समझ के इसको लिया है, तो याद रखना, इसलिए हमने लिया है 360 कंफर्टेबल के लिए हमारे। ठीक है, तो यहाँ पे देख रहे हो गया कि कंप्लीट एंगल कितना होता है 360, तो यहाँ लिख दोगे 360। ठीक, अब यहाँ पे जो आप थीटा देख रहे हो दोनों रेडियस के बीच का, उसका मान हमें दिया रहेगा। हो सकता है 30 डिग्री दिया हो, 60, 45, 90 जो भी दिया हो, दिया रहेगा कि कितने बड़े सेक्टर मतलब कितने बड़े त्रिज्या खंड का आप लोगों को एरिया निकालना है, उसका मान आप लोगों को दिया रहेगा, किसका, थीटा का। तो अभी मैं यहाँ पे क्या लिख दे रहा हूँ बच्चे, थीटा, बिकॉज वो हर जगह फॉलो होगा, क्योंकि जितने भी आपके प्रश्न रहेंगे वो सब में जो एंगल दिया रहेगा अलग अलग दिया रहेगा। तो यहाँ पे कोई भी एंगल लिखना अभी सही नहीं है, इसलिए उस एंगल को क्या नाम दे दिया गया है, थीटा। ठीक है, इतना याद रखना, थीटा डिग्री, है ना, थीटा डिग्री दे दिया गया है ना। तो हमारा हो जाता है कोण वाले त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर गुने थीटा बटे 360 डिग्री। अक्सर आपकी बुक में ऐसा लिखा होगा, तो उससे कंफ्यूज मत होना, उससे कोई प्रभाव नहीं पड़ता। थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। बात एक ही है, आपसे अगर मैं बोलूं कि 4 गुने 5 बताओ या फिर 5 गुने 4 बताओ, दोनों कंडीशन में आप मुझसे क्या बोलोगे, सर 20। तो बताओ कोई हमारे उत्तर पे कोई प्रभाव पड़ा, नहीं पड़ा। इसलिए इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि अब थीटा अपॉन 360 को आगे रख लो या फिर पीछे रख दो, उससे कोई प्रभाव नहीं पड़ता। आपकी एनसीईआरटी बुक में आगे रखा गया है, मैंने यहाँ पे पीछे रख दिया, उससे कोई प्रभाव नहीं पड़ता, याद रखना, है ना। तो ये हो गया कोण वाले त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, जो बचपन से पढ़ रहे हो। उसी में जब जितने एंगल का हमसे पूछेगा उतना ही एंगल हम ऊपर रखेंगे और 360 डिग्री से भाग दे देंगे, बस इतना सा है। ये हो जाता है हमारे कोण वाले त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। एक और होता है, याद रखना, कोण वाले त्रिज्या खंड के संगत चाप की लंबाई। तो इसमें चाप क्या है बच्चे, चाप मतलब जो आपका सरकमफेरेंस है, परिधि है, ये जो आप ए पी बी देख रहे हो इसका, है ना, इसका पूछ रहा है। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, इसको भी आप लोग आसानी से निकाल लोगे। इस बार आपसे एरिया नहीं पूछा है बच्चे, इस बार आपसे पूछा है चाप की लंबाई। तो चाप क्या है, ए से लेकर बी तक, जो कि पी से होते हुए गया है। ठीक, तो इसका हो जाएगा कोण वाले त्रिज्या खंड के संगत चाप की लंबाई क्या होगी वो देख लो, है ना। अब बताओ, आप लोग ने परिधि का एक फॉर्मूला पढ़ा होगा 2 पाई आर। कहने का मतलब किसी भी सर्कल का, किसी भी वृत्त का अगर आपसे उसका परिधि पूछा जाए, मतलब कि जो बाउंड्री आप देख रहे हो, ये जिससे घिरा हुआ है पूरा ये सर्कल, वो पूछा जाए तो उसके लिए आप लोग एक फॉर्मूला यूज करते होगे 2 पाई आर, है ना। अब जब हमसे कोई एक खंड का पूछेगा तो हम क्या करेंगे, ठीक वैसे ही सेम थीटा, थीटा तो अभी मैंने आपको बताया क्या है, एंगल दिया रहेगा 30 डिग्री जितना दिया रहेगा वहां, है ना, बटे यहाँ पर 360 डिग्री कंप्लीट एंगल है ना। तो इससे आपका आ जाएगा क्या, कोण वाले त्रिज्या खंड के संगत चाप की लंबाई। चाप मतलब ए पी बी, ये जो आप लोग देख रहे हो यही आपका चाप है। इसमें भी 2 प्रकार के हो जाते हैं, याद रखना, एक तो दीर्घ चाप और एक लघु चाप। तो ये जो मैंने ए पी बी बोला ये अभी लघु चाप है, क्यों, क्योंकि ये बच्चे छोटा है ना। दीर्घ का मतलब होता है बड़ा। तो ये ए से लेके बी तक जो कि क्यू होते हुए जा रहा है यहां से यहां तक, ठीक है, ये ए क्यू बी, तो ये आपका दीर्घ वाला हो जाएगा।
ठीक, उसके लिए भी सेम फॉर्मूला है, बस ये है कि जो थीटा दिया रहेगा उसको 360 में से माइनस करना होगा। जैसे इसका फॉर्मूला बनेगा दीर्घ वाले पार्ट का, तो दीर्घ वाले पार्ट का मतलब कि वो संगत चाप का ए क्यू बी का, मैं लिख देता हूं ए क्यू बी का, तो रहेगा वही 2 पाई आर, साथ में 360 माइनस थीटा अपॉन 360 हो जाएगा। समझ गए? उसको माइनस कर दोगे बस आप, बहुत है ना? समझ गए? ए क्यू बी का, ए चाप ए क्यू बी, और जो छोटा चाप रहेगा है ना वो ए पी बी, है ना? बस इतना सा है। ठीक वैसे ही आप देखोगे इस वाले पार्ट में आपसे अगर मान लो कि पूछ लिया उन्होंने ए क्यू बी का, तो उस वक्त भी आपका जो बनेगा वो कैसा बनेगा? एरिया की बात हो रही है, ए क्यू बी वाले मतलब ये वाला एंगल है ना, ये जो आप वो देख रहे हो, तो ये हो जाएगा 360 माइनस थीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। ये वाला अलग है, ये सिर्फ नीले वाले पार्ट का है, ये सफेद वाले पार्ट के एरिया के लिए बोल रहा हूँ, क्योंकि थीटा का मान दिया रहेगा और कंप्लीट होता है 360। अगर मान लो ये दिया हो थीटा आपको 30, तो 360 में से 30 को हटाओगे तो बचेगा 330, तो 330 डिग्री, क्योंकि ये थीटा वही, समझ रहे हो, 330 डिग्री बटे 360, ऐसा समझ रहे हो? ये बड़े वाले दीर्घ खंड का जब पूछे, दीर्घ त्रिज्या खंड का एरिया पूछेगा, जब दीर्घ त्रिज्या खंड का संगत चाप की लंबाई पूछेगा तब ये वाला लगाओगे, ये वाला, और लघु के लिए ये लगाओगे। बस इतना आप लोगों को याद रखना है, ठीक है? अब एक और बनता है आपके प्रश्न, मतलब एक और तरीके से, उसको क्या बनता है वो मैं आप लोगों को बताता हूं। एक बनता है वृत्त खंड का क्षेत्रफल। वृत्त खंड का क्षेत्रफल, इसमें थोड़ी ज्यादा कैलकुलेशन होती है, याद रखना कैसा होता है वो ही बताता हूं। जैसे मान लो हमारा एक सर्कल है बच्चे, ठीक, और ए से लेके बी तक हमसे शेडेड पार्ट का एरिया पूछ लिया। ए से लेके बी तक हमसे शेडेड पार्ट का एरिया पूछ लिया, ठीक है? ए से लेके बी तक का शेडेड पार्ट का एरिया हमसे पूछ लिया है, तो ये इस बात का ख्याल रखना कि अगर जो हमें एंगल दिया होगा ना वो हमारा कुछ यहां पर दिया रहेगा थीटा, तो याद रखना जैसे ही आप ये वाला फॉर्मूला इसमें लगाओगे पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360, तो आपका जो एरिया निकलेगा बच्चे वो ए ओ बी का पूरे का निकलेगा, इस पूरे त्रिज्या खंड का निकलेगा। लेकिन आपसे सिर्फ कितना पूछा? वृत्त खंड, मतलब इस वृत्त का एक टुकड़े का एरिया बताना है, जिसमें आप ये जो ट्रायंगल देख रहे हो ए ओ बी, इसका हमें माइनस करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? उसके एरिया को हमें माइनस करना पड़ता है। तो हम इसमें से क्या कर देंगे? माइनस, इसमें से हम माइनस कर देंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल। इसको माइनस मिटा देता हूं, त्रिभुज का क्षेत्रफल माइनस करना पड़ेगा त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब उसमें भी देखना है एक चीज, अब वो हमें त्रिभुज दिया कौन सा है? अगर मान लो वो हमें दे दिया कि समबाहु त्रिभुज, जिसमें उसके तीनों साइड इक्वल हो, मतलब इक्वल रहेंगे, तो आप लोग उसके लिए फॉर्मूला लगा दोगे √3/4 ए स्क्वायर, ये लगा दोगे। और अगर मान लो वो हमें दे देता है आइसोसेलियस मतलब समद्विबाहु त्रिभुज, तो लगा दोगे हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, मतलब हाफ इंटू बेस मतलब आधार गुने ऊंचाई, ठीक है? इस प्रकार से वो उस पर डिपेंड करता है कि वो आपका त्रिभुज कैसा है। तो इसका जो एरिया बनेगा किसका? लघु वृत्त खंड का, वो यही बनेगा पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब त्रिभुज कौन सा रहेगा वो हमारे प्रश्न पे डिपेंड करता है, जैसा प्रश्न में रहेगा। जैसे अगर मान लो यहाँ पे वृत्त खंड यहाँ पे हमें दे दिया, मान लो यहाँ पे एंगल दे दिया 60, तो याद रखना, जैसे फिर से बना देता हूं मैं आप लोगों के लिए। जैसे अगर मान लो
यहाँ पे बच्चे दे दिए 60, है ना, ऐसा मान लो आप लोग। तो प्रश्न में आपको कहीं भी ऐसा नहीं बोलेगा कि ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, कहने का मतलब समबाहु त्रिभुज है, ऐसा कहीं नहीं बोलेगा। वो आपको खुद समझना है कि जब दो साइड इसके इक्वल हो गए तो ये क्या हो गया अभी तक आइसोसेलियस ट्रायंगल, क्योंकि इसके दो साइड इक्वल है, मतलब समद्विबाहु त्रिभुज, और एक एंगल इसका 60 है। और आपको पता है कि समद्विबाहु त्रिभुज में दोनों जो ये वाले और ये जो एंगल बनते हैं वो कहाँ कितना बनते हैं, वो इक्वल बनते हैं, मतलब जितना ये रहेगा उतना ही ये रहेगा। और 180 डिग्री क्या होता है, तीनों एंगलों का सम, तो उसमें से हटा दोगे 60, बचेगा कितना 120। 120 को दो भागों में बांटोगे तो ये भी हो जाएगा 60 और ये भी हो जाएगा 60। और आपको ये भी पता है कि जब तीनों एंगल 60-60-60 हो जाए तो समबाहु त्रिभुज वो कहलाता है। प्रश्न में आपको डायरेक्ट ऐसा नहीं बोल के देंगे वो कि ये समबाहु त्रिभुज है या समद्विबाहु त्रिभुज, ऐसा नहीं बोलेंगे, वो आपको खुद समझना है, ठीक है, क्योंकि अब आप लोग बड़े हो गए, ऐसा डायरेक्ट आपको नहीं बोला जाएगा, वो आप लोगों को खुद समझना है। और अगर मान लो यहाँ पे दे दिया उन्होंने 120, तो ये हो जाएगा आपका 30 और ये हो जाएगा 30, क्योंकि बचेगा 60, क्योंकि ये तो फिक्स है कि हमेशा समद्विबाहु त्रिभुज ही बनता है। वृत्तखंड में जो यहाँ पर जो सेंटर है हमारा, वहां पे एंगल बनता है, उसके कारण हमेशा हमारा ये समद्विबाहु त्रिभुज ही बनता है ना। लेकिन एक कंडीशन ऐसी बनती है कि जब यहाँ 60 दिया रहेगा तो तीनों 60 हो जाएंगे, उसके सिवा कोई भी एंगल दिया हो वो तीनों 60 नहीं होंगे, ठीक। और एक बनता है जब 90 डिग्री दिया हो तो 90 डिग्री देंगे वो, तब आपका वो क्या बन जाएगा, एक समकोण त्रिभुज बन जाएगा, बस इतना है, ठीक। वो आपको खुद ही समझना पड़ेगा, बार बार आपसे प्रश्न के बीच में ऐसा कहीं भी नहीं बोला जाएगा। उम्मीद है ये आप लोगों को समझ में आया होगा, है ना। तो इस कॉन्सेप्ट की मदद से हम अपने रियल लाइफ के प्रॉब्लम जैसे सर्कुलर पाथ, व्हील्स के एरिया को आसानी से सोल्व कर सकते हैं। उम्मीद है वीडियो अच्छी लगी, अगर अच्छी लगी है तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, और ज्यादा डिटेल में पढ़ना चाहते हो तो आज ही फिक्को एजुकेशन ऐप डाउनलोड करना। थैंक यू।